जय हिंद दोस्तों, श्रेया जीएस विजन में आप सभी का स्वागत है। देखिएगा, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन परीक्षा की तबाही सीरीज चल रहा है और महत्वपूर्ण संविधान संशोधन का हम पार्ट सेकंड लेकर आए हैं। दूसरा पार्ट देखिएगा कि कल हमने किया था, यानी अगले वीडियो में फर्स्ट पार्ट में आपको प्रथम संविधान संशोधन से लेकर और 42वें संविधान संशोधन तक आपको मिला है। यानी प्रथम संविधान संशोधन 1951 में होता है और 1951 में 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ा जाता है। अब देखिएगा कि मूल संविधान की जब बात आती है तो मूल संविधान में जो अनुसूचियों की संख्या है वह अनुसूचियों की संख्या 8 होती है। 9वीं अनुसूची 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में जोड़ा जाता है। फिर भूमि सुधार से संबंधित होता है। उसके बाद 7वां संविधान संशोधन 1956 हमने किया था, फजल अली कमीशन या राज्य पुनर्गठन आयोग, और उसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। फिर 21वां संविधान संशोधन किया और 21वें संविधान संशोधन 13वें संविधान संशोधन 13वें संविधान संशोधन के माध्यम से 13वां संविधान संशोधन जब होता है, देखिएगा तो 13वें संविधान संशोधन के माध्यम से नागालैंड को राज्य का दर्जा मिलता है और 21वें संविधान संशोधन होता है और उसके तहत भारतीय संविधान में जो अनुसूची 8 का जो संबंध है वह भाषा से है। यानी 8वीं अनुसूची में जो भाषाओं की संख्या मात्र 14 थी, उस 14 में 21वां संविधान संशोधन करके 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को शामिल किया जाता है। उसके बाद हमने 1942 तक किया था। तो आज आप हमारे साथ बने रहें। श्रेया जीएस विजन चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि हमारा यह मिशन मोड जो है वह सफल हो सके। तो आप हमारे साथ बने रहें। देखते हैं आगे 44वां संविधान संशोधन, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन में आगे बढ़ेंगे हम 44वें संविधान संशोधन से। देखिएगा 44वां संविधान संशोधन 1978। 44वां संविधान संशोधन 1978। अब देखते हैं कि 1978 में क्या होता है। यहाँ एक चीज है, प्रधानमंत्री की जब बात आती है, प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई होते हैं। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई होते हैं। एक चीज है कि कह सकते हैं कि भारत के इतिहास में पहली बार 1977 में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी और गैर कांग्रेसी सरकार की मुखिया यानी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। और मोरारजी देसाई ने 44वां संविधान संशोधन करके 1978 में, अब क्या हुआ 1978 में, इसको देखते हैं। तो संपत्ति के अधिकार को, यानी हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 31 को, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से, फंडामेंटल राइट से अलग करके फंडामेंटल राइट से अलग करके कानून या विधिक या सांविधिक अधिकार के रूप में, सांविधिक अधिकार के रूप में भारतीय संविधान की अनुच्छेद 300 को में संरक्षित किया 300 को में संरक्षित किया। तो देखिएगा कि 44वां संविधान संशोधन 1978, प्रधानमंत्री होते हैं मोरारजी देसाई और यह जो संपत्ति का अधिकार था यानी अनुच्छेद 31 जो था संपत्ति का अधिकार,
संपत्ति का अधिकार, इस संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर विधिक या सांविधिक अधिकार के रूप में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 क में संरक्षित किया। एक चीज देखिएगा कि अब देखिएगा कि मूल संविधान में जो मौलिक अधिकारों की संख्या थी, वह मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, जो वर्तमान में 6 है। वर्तमान में मौलिक अधिकार देखेंगे हम, वर्तमान में मौलिक अधिकार, तो कितने? 6 मौलिक अधिकार हैं। अब देखते हैं फिर कि 44वां संविधान संशोधन कब होता है? 1978 में। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1978 में। देखिएगा कि उस समय देश के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, और 44वां संविधान की सबसे बड़ी बात है कि अनुच्छेद 31 जो है वो संपत्ति का अधिकार था, और संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से फंडामेंटल राइट से निकाल करके, फंडामेंटल राइट से निकाल कर फंडामेंटल राइट से अलग कर उसे कानूनी या विधिक अधिकार के रूप में या सांविधिक अधिकार के रूप में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A में संरक्षित किया। 300A में संरक्षित किया। तो 44वां संविधान संशोधन 1978, प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई समाप्त किया किसको? संपत्ति के अधिकार को, यानी अनुच्छेद 31 से। अब देखिएगा एक प्रश्न हो सकता है और बहुत ही लाजवाब प्रश्न हो सकता है कि किस अनुच्छेद से निकालकर और किस में शामिल किया। तो देखिए, फंडामेंटल राइट से अलग किया और उसे सांविधिक अधिकार या विधिक अधिकार के रूप में संरक्षित किया। हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 31 से अलग करके 300 क में उसे संरक्षित किया। क्लियर? 300 क में संरक्षित किया। तो फटाफट मेरे ललन का, मेरे रसगुल्लो, आप फटाफट जो है इसको नोट्स बनाएं और इसको छाप लें। अरे छाप ले, जल्दी छापे, इसको छाप लें। देखिएगा 52वां संविधान संशोधन। अब देखते हैं अगला होगा 52वां संविधान संशोधन 1985। 52वां संविधान संशोधन 1985। अब देखिएगा 52वां संविधान संशोधन 1985। एक चीज देखिए कि हस्ती मिट जाती है आसिया बनाने में, बड़ी मुश्किल होता है अपनों को पहचानने में। कल किसी सज्जन ने मुझे कमेंट में अपशब्द का प्रयोग किया, शायद उनको वही लगा, उन्होंने किया। एक याद रहे कि हम बड़ी मुश्किल से अपनों को पहचानते हैं। मेरे लिए कोई पराया नहीं है और मेरा निरंतर प्रयास रहेगा कि हम आप तक एक सफल तरीका से ऐसा चीज पहुंचाएं कि आप अपने मंजिल को पाने में कामयाब हो। कोई बात नहीं। अब देखिए 1985 में होता है 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है। अब होता क्या है कि 1985 में 10वीं अनुसूची को, इसके तहत 10वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। अब देखिएगा कि 10वीं अनुसूची संविधान में जोड़ा गया कब? 1985 में। 1985 में। अब क्या है कि 9वीं अनुसूची कब जोड़ा गया?
संविधान संशोधन 1951 में, 9वीं अनुसूची 1951 में, जबकि 10वीं अनुसूची 1985 में जोड़ा जाता है। और 10वीं अनुसूची का जो संबंध है वह दल बदल निषेध से, इसका जो संबंध है वह दल बदल निषेध से संबंधित है। यानी हम कह सकते हैं कि यह अस्थायी सरकार के निर्माण पर बल देता है, यह अस्थायी सरकार के निर्माण पर बल देता है। यह जो है, यह अस्थायी सरकार के निर्माण पर बल देता है। यानी अस्थायी सरकार के निर्माण करने पर यह जोर देता है। देखिए, ऐसा है कि नेता लोग खुदक के उधर जाते हैं, खुदक कर उधर आते हैं, चुनाव आते ही इधर से उधर होना शुरू होता है। और देखिएगा, यही कारण है कि संविधान में 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया और यह 1985 में किया गया। कब किया गया? 1985 में किया गया। और देखिएगा, इसके तहत भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून जो है, दल बदल कानून को लाया गया और दल बदल निषेध किया गया। यह अस्थायी सरकार के निर्माण पर बल देता है, यह अस्थायी सरकार के निर्माण पर बल देता है। इसके बाद देखते हैं कि 52वां संविधान संशोधन हो गया। अब आते हैं 61वां संविधान संशोधन 61वां संविधान संशोधन 1989। 61वां संविधान संशोधन 1989। देखिएगा, 61वां संविधान संशोधन होता है 1989 में। और एक चीज देखिएगा, पता नहीं पीपल को इस संविधान संशोधन से, इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कितना मोहब्बत है कि हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें आप ही बताएं, हम क्या करें वाली कहानी है। यानी 61वां संविधान संशोधन के माध्यम से ध्यान रखिएगा, 1989 में जो होता है, इसमें क्या होता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन होता है। 326 में संशोधन होता है और संशोधन करके जो वोट देने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। 18 वर्ष किया गया। अब देखिएगा, छाप लीजिए, फटाफट छापिए। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में जो वोट देने के अधिकार है, यानी वोट देने के अधिकार में जो न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष थी, उस 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। आमतौर पर ध्यान रखेंगे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 सबको याद होता है। देखिएगा कि यहां है, आमतौर पे लोगों को अनुच्छेद 324 के बारे में ज्यादा पता होता है। और देखिएगा कि 324 में जो है, यह चुनाव आयोग की बात कही गई है। याद रखिएगा, एक और आपके सामने अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 325 और 325 में मतदाता पहचान पत्र की बात कही गई है। अब देखिएगा कि मतदाता पहचान पत्र है। देखिए यहां है क्या कि 61वां संविधान संशोधन और 61वें संविधान संशोधन होता है कब? 1989 में। कब होता है? 1989 में। क्या किया जाता है? तो अनुच्छेद 326 में संशोधन होते हैं और वोट देने की जो न्यूनतम आयु
21 वर्ष थी, उस 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया जाता है। और देखिएगा यहाँ कि 324 है तो अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग है। फिर देखिए 325 है मतदाता पहचान पत्र की बात कही गई है। अब देखते हैं, फिर देखिएगा कि 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 71 सीए, यानी कह सकते हैं 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसका सीए का मतलब हुआ 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन यानी 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो होता है, इसके तहत देखिएगा कि भारतीय संविधान में, भारतीय यहाँ लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, अच्छा लिखिए कोई बात नहीं। देखिएगा 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन, यानी यहां कर देते हैं पोस्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सीए। अब देखिएगा इसके तहत क्या किया गया, इसके तहत 3 और भाषा को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। यानी आप जानते हैं भारतीय संविधान में मूल संविधान में जो भाषाओं की संख्या थी वो भाषाओं की संख्या 14 थी। मूल संविधान में भाषा, और यह हो गया 14। एक 15वां भाषा के रूप में जुटा सिंधी, और फिर क्या होता है कि सिंधी जुड़ता है 21वां संविधान संशोधन के माध्यम से, 21वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से, और 1967 में, और यहाँ फिर 71वां संविधान संशोधन होता है जिसके तहत 3 भाषाओं को भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाता है। अब देखिएगा कि 3 भाषा कौन कौन सी है, 3 भाषा कौन कौन सी है, तो नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, यानी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, जिसे हम नमक भी कह सकते हैं। न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी, यानी 3 भाषाओं को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया। अब देखिएगा कि 3 भाषा हो गई, यानी 15वीं भाषा के रूप में सिंधी, 15वीं भाषा के रूप में सिंधी, उसके बाद आया नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी किस संविधान संशोधन के माध्यम से भैया, और किस संविधान संशोधन के माध्यम से आया, तो आया 71वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से। देखिएगा 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1992, 73वां संविधान संशोधन 1992, 73वां संविधान संशोधन 1992। और देखिएगा कि लागू होता है 24 अप्रैल, यह जो लागू होता है 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1993 से। इसका जो संबंध है वह संबंध है पंचायती राज्य व्यवस्था से, पंचायती राज्य व्यवस्था से इसका संबंध है। अब देखते हैं कि यही कारण है कि 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, यानी पंचायती राज्य दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। ध्यान रखिएगा कि 73वां संविधान संशोधन, इसका संबंध पंचायती राज से है, यानी स्थानीय सरकार से।
स्थानीय सरकार से इसका संबंध है, लोकल गवर्नेंस से, लोकल गवर्नेंस से जो है इसका संबंध है। अब देखते हैं कि इसमें सबसे बहुचर्चित बात क्या है। लोकल गवर्नेंस से है, इसमें 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से, याद रखेंगे कि इसके माध्यम से 73वें संविधान संशोधन इसके द्वारा भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची जोड़ा गया, यानी कह सकते हैं कि 11वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया, तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। और याद रखेंगे यह लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 से, 24 अप्रैल 1993 से लागू होता है। फिर बलवंत राय मेहता समिति की बात आती है, या फिर नागौर से लागू होता है। पहली बार राजस्थान में लागू होता है, अगली बार आपको आंध्र प्रदेश से लागू होता है। तो ये सब दूसरा अलग चैप्टर रखेंगे। पंचायती राज व्यवस्था के लिए अनुच्छेद 40 है, अलग चैप्टर है, इसका अलग से टॉपिक लेकर आएंगे। अब देखते हैं कि अनुच्छेद, यहां अनुसूची की बात आती है तो अनुसूची 11। अब फिर एक बार रिपीट करते हैं कि 73वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1992 में। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1992 में। लागू कब हुआ, 24 अप्रैल 1993 से। लागू कब हुआ, 24 अप्रैल 1993 से। मेरे रसगुल्लो, अरे मेरे रसगुल्लो छाप लो। लागू कब हुआ, 24 अप्रैल 1993 से। फिर देखते हैं इसका जो संबंध है वह स्थानीय सरकार से है, यानी लोकल गवर्नेंस से इसका संबंध है। फिर देखिएगा कि 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से, 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से 11वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। तो मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से आता है। 10वीं अनुसूची 1985 में आता है और 11वीं अनुसूची 1992 लागू होता है 1993 से। और यह पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। एक चीज है कि इसमें जो विषय शामिल किए गए हैं, विषय, वह विषयों की संख्या 29 है। यानी पंचायती राज व्यवस्था में जो विषय है वह विषय की संख्या 29 है। कितने, 29 विषय पर यह काम कर सकता है। और आएगा आगे जब नगर पालिका में कितने विषय हैं, आप हमारे साथ बने रहे। 74वां संविधान संशोधन 1992, देखिएगा 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान संशोधन 1992, इसका जो संबंध है वह नगर पालिका से है, नगर पालिका से है। 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से नगर पालिका आता है, नगर का प्रशासन आता है, नगर प्रशासन आता है। और नगर पालिका की बात कही जाती है, यानी शहरों में जो नगर पालिका है वह है। फिर देखिएगा एक और चीज इसमें सबसे बहुचर्चित क्या आता है, किसके तहत, भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची, यानी हम कह सकते हैं कि नगर पालिका जो है वह भारतीय संविधान की अनुसूची 12 में, यानी 74वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में नगर पालिका प्रशासन होता है, नगर का प्रशासक निबंधन होता है। और भारतीय संविधान में अनुसूची 12 जो है, यह अनुसूची 12 जोड़ा जाता है। तो देखिएगा मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8, 9वीं अनुसूची 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से, 10वीं अनुसूची आता है
1985 में, और 11वीं अनुसूची आता है 1973 में, 73वें संविधान संशोधन 1992 में, 74वां संविधान संशोधन होता है, और 74वां संविधान संशोधन 1992 में ही होता है, नगर पालिका से संबंधित होता है, और 12वीं अनुसूची इसमें शामिल किया जाता है। अब इसमें विषय देखिएगा तो विषय की बात आती है तो 18 विषय है, विषय 18 है। नगर प्रशासन 18 विषय पे काम कर सकता है। देखिएगा 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन होता है 2002 में। इसका जो संबंध है, 86वां संविधान संशोधन का जो संबंध है वह संबंध शिक्षा से, संबंध किससे? शिक्षा से। याद रखेंगे हम कि 86वां संविधान संशोधन और होता है 2002 में, और संबंध किससे है? शिक्षा से, संबंध शिक्षा से। अब देखिएगा कि 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 संबंध शिक्षा से, और इसमें स्पष्ट किया गया है, नोट लगाकर लिखेंगे, नोट लगा लेंगे, और पूरे 2000 रुपये का, पूरे 2000 रुपये का नोट लगाकर लिखेंगे कि 86वां संविधान संशोधन होता है 2002 में, संबंध है शिक्षा से। और यहाँ एक चीज कही गई है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है। अब एक चीज है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जो है यह किसको मिल सकता है? आप जानते हैं कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जाता है। तो ध्यान रखेंगे हम कि 86वां संविधान संशोधन होता है 2002 में, संबंधित है शिक्षा से, और इसमें जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है। साथ ही साथ कि 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से ही एक चीज और निकल कर आता है, 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा संविधान में 11वें मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। अब देखिएगा कि 86वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से संविधान में 11वें मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 11वें मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, यानी हम कह सकते हैं कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जो 10 मौलिक कर्तव्य थे, अब 11वें मौलिक कर्तव्य 2002 में 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से जोड़ा गया। और इसमें जो है सबसे बड़ी बात है 86वें संविधान संशोधन में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात कही जाती है। और याद रखेंगे कि इसी में जो है 11वें मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा जाता है। देखिएगा 89वां संविधान संशोधन 2003, इसमें सबसे बड़ी बात है कि अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का वर्णन है, यानी कह सकते हैं NCSC, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का वर्णन है। अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि 89वां संविधान संशोधन के माध्यम से, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से 2003 में अनुच्छेद 338A शामिल किया गया। और इसमें क्या कहा गया कि राष्ट्रीय
अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। तो यह हो गया आपका अनुच्छेद 338A में, यानी NCST नेशनल। अब देखिएगा NCST हो गया, यानी हम कह सकते हैं कि 89वां संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से अनुच्छेद 338 में नया अनुच्छेद क्या जोड़ा गया, अनुच्छेद 338A जोड़ा गया। और 338A जो है वह अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है, और अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित अनुच्छेद 338 है, अनुच्छेद 338 है। अब देखते हैं कि अनुच्छेद 338 है, देखते हैं 91वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन, 91वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सन 2003, अमेंडमेंट 2003। अब देखिएगा 91वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003, इसमें जो है कि 91वां संविधान संशोधन के माध्यम से क्या किया गया है, मंत्री परिषद के विस्तार की सीमा तय किया गया है, तय किया गया है। मंत्री परिषद की विस्तार की जो सीमा है वह तय किया गया है। अब देखिएगा कि मंत्री परिषद यदि हम दिल्ली को छोड़ दें तो मंत्री परिषद जो है वह टोटल सदस्यों का 15% से, यानी स्पष्ट शब्दों में लिख दें, मंत्री परिषद वह लोकसभा हो या विधानसभा, ध्यान रखिए, लोकसभा या विधानसभा में मंत्री परिषद कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं हो सकता है। लोकसभा विधानसभा में मंत्री परिषद जो है वह 15% से अधिक नहीं हो सकता है। यहां नोट लगाएंगे और नोट लगाकर लिखें कि दिल्ली में मंत्री परिषद कुल सदस्यों का 10% है, कुल सदस्यों का 10% है। तो देखते हैं कि 91वां संविधान संशोधन कब किया गया। 91वां CA का मतलब हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन लिखना पड़ेगा, संविधान संशोधन लिखना पड़ेगा। हर चीज छाप छुप के चलना अच्छा होता है ना, ऐसा ही है, कोई बात नहीं। देखिएगा 91वां संविधान संशोधन 2003 में होता है, और इसमें जो है मंत्री परिषद की विस्तार की सीमा तय की जाती है, यानी नेता लोग मंत्री परिषद 15% से अधिक नहीं रख सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि लोकसभा और विधानसभा में मंत्री परिषद कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं हो सकता है। साथ ही साथ एक चीज देखिएगा कि दिल्ली विधानसभा में मंत्री परिषद का विस्तार 10% से अधिक नहीं हो सकता है, 10% से अधिक नहीं हो सकता है, क्योंकि दिल्ली विधानसभा 70 सीटों वाली विधानसभा है, और वहां जो है जो मंत्री परिषद है वह 10% से अधिक नहीं हो सकते हैं।
देखिएगा 92वां संविधान संशोधन 2003, 92वां संविधान संशोधन 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003, 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003, यह संबंधित देखिएगा कि इससे संबंधित जो है भारतीय संविधान में 4 भाषा जोड़े गए, 4 भाषा जोड़े गए। अब देखते हैं कि मूल संविधान में भाषा की जो संख्या थी वह 14 थी। फिर होता है 21st अमेंडमेंट, 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है और इसके तहत एक भाषा जोड़ी जाती है, सिंधी भाषा। और फिर क्या होता है कि सिंधी भाषा के पश्चात जो है वो होता है 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है। देखिएगा कि इसके पश्चात 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है और 3 भाषा, कितनी भाषा? 3 भाषा जो है वो संविधान में जोड़ी जाती है। कौन कौन होती है? तो मणिपुरी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा होती है। कोंकणी, मणिपुरी एवं नेपाली, यानी यह 3 भाषा। तो 15वीं भाषा के रूप में सिंधी, बाकी 3 यह 18 भाषा। और 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 होता है और 2003 में देखिएगा दोस्तों, बहुत ही दिलचस्प बात है कि 4 भाषा को जोड़ा जाता है। और यह 4 भाषा कौन सी है? तो याद रखेंगे हम कि बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। देख लीजिए कि बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, यानी यह 4 भाषा जो है यह 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 के द्वारा 4 भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा जाता है। और 8वीं अनुसूची में जुड़ते ही हमारे संविधान में वर्तमान में जो है भाषाओं की संख्या 22 है। वर्तमान में भाषाओं की संख्या 22 है। इस तरह से 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003, 4 भाषा जुड़ा, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। देखिएगा 97वां संविधान संशोधन 2011, 97वां संविधान संशोधन 2011। और क्या देखिएगा यह सहकारी समिति से संबंधित है, सहकारी समिति से संबंधित है। अब देखिएगा 73वां संविधान संशोधन 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है यह संबंधित है पंचायती राज्य व्यवस्था से। फिर देखिएगा 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है यह संबंधित है नगर पालिका से। और याद रखिएगा कि 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है यह सहकारी समिति से संबंधित है। यानी आप 2-2 हज़ार का नोट लगाकर इसको छाप लेंगे और इसे हमेशा के लिए याद रखेंगे, यह बहुत ही उपयोगी है। अब फिर देखते हैं कि 99वां संविधान संशोधन, आइए आगे होगा 99वां संविधान संशोधन
लिखिएगा 99वां संविधान संशोधन, 99वां संविधान संशोधन 2015 देखते हैं कि 99वां संविधान संशोधन 2015 में होता है और 2015 में संशोधन करके एक चीज याद रखिएगा, यह संबंधित है सर्वोच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति से खूब अच्छा समझिएगा। यह संबंधित है सर्वोच्च न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति से। और 2015 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो 14 में बनी 2015 में याद रखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय में जो जजों की नियुक्ति होती है वह कॉलेजियम सिस्टम से होती है। कॉलेजियम पद्धति के आधार पर होती है, कॉलेजियम सिस्टम से होती है। लेकिन 2015 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने कॉलेजियम के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया। अब देखिएगा कि जिसे हम NJSC कहते हैं, NJSC कहते हैं। अब देखिएगा कि जब 99वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2015 होता है तो याद रखिएगा कि भारत के इतिहास में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एकमात्र संविधान संशोधन जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक करार दिया और असंवैधानिक करार देते हुए NJSC को असंवैधानिक घोषित किया और कॉलेजियम पद्धति को सही करार दिया। यानी जो जजों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम पद्धति के द्वारा होती है उसे नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2015 में 99वां संविधान संशोधन करके कॉलेजियम के स्थान पर NJSC लाता है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन करते हैं और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को सर्वोच्च न्यायालय असंवैधानिक करार देती है। यह संवैधानिक नहीं है, यह असंवैधानिक है और संवैधानिक है। असंवैधानिक करार दिया। फिर देखिएगा कि 100वां संविधान संशोधन होता है। 100वां संविधान संशोधन देखिएगा 100वां संविधान संशोधन 100वां संविधान संशोधन 2015। 100वां संविधान संशोधन 2015 देखिएगा, भारत जो है या कोई भी देश, यानी भारत यदि अपनी भूमि को किसी देश को दे रहा हो, किसी भूभाग को, भूखंड को किसी अन्य देश को सौंप रहा हो तो उसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना होता है। ठीक इसी कड़ी में भारत बांग्लादेश को भूमि हस्तांतरित किया, जिसे हम 100 बीघा कॉरिडोर के नाम से जानते हैं, जिसे हम 3 बीघा कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। यानी 100वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से भूमि का हस्तांतरण किया गया। अब देखिएगा, भारत जो है बांग्लादेश को भूमि हस्तांतरित
किया। भारत जो है बांग्लादेश को भूमि हस्तांतरित किया, जिसे 3 बीघा कॉरिडोर, जिसे 3 बीघा कॉरिडोर, किसके नाम से? 3 बीघा कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। अब देखिएगा कि भारत जो है 100वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2015 में करता है और इसके तहत भूमि का हस्तांतरण करता है बांग्लादेश को, और 3 बीघा कॉरिडोर भारत बांग्लादेश को भूमि हस्तांतरित करता है। 101वां संविधान संशोधन, ध्यान रखेंगे 101वां संविधान संशोधन 2016 यह लागू होता है आपको 1 जुलाई 2017 से लागू होता है। 1 जुलाई 2017 से इसका संबंध जीएसटी से है। देखिएगा कि 101वां संविधान संशोधन जो है यह 2016 में होता है, लागू होता है 1 जुलाई 2017 से, लागू होता है 1 जुलाई 2017 से। इसका संबंध जो है जीएसटी से है, इसका संबंध जीएसटी से है। अब देखिएगा गुड एंड सर्विस टैक्स, यानी वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर। अब देखिएगा एक क्वेश्चन बनता है कि जीएसटी कैसा टैक्स है? अप्रत्यक्ष टैक्स, अप्रत्यक्ष जो कर है, अप्रत्यक्ष कर है, यानी जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स है। देखिएगा 101वां संविधान संशोधन 2016 101वां संविधान संशोधन होता है 2016 में, और यह लागू होता है 1 जुलाई 2017 से। 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है, और याद रखिएगा 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है, और यह वस्तु एवं सेवा कर है। यह किस प्रकार का टैक्स है? यह अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। तो 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। दोस्तों, यदि हमारा यह वीडियो आपको पसंद हो, आप सब्सक्राइब, लाइक या अपने दोस्तों को शेयर करें। श्री जीएस एक बार फिर आपका अभिनंदन करता है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।